दोस्तों सीए फाइनल की इस एसएफएम क्लास में हम डेरिवेटिव टॉपिक का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और ये डेरिवेटिव का 10th लेक्चर है। आज जो हमने टॉपिक पिक किया है दैट इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको जानने मिलेगा दैट इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, आई अप्रोच अ बैंक, मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक से कहता हूं भाई मुझे आपसे लोन लेनी है, आई वॉन्ट टू बोरो मनी फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू बोरो मनी नॉट टूडे बट आई वॉन्ट टू बोरो मनी आफ्टर 6 months। मुझे आज से 6 महीने बाद आपसे बोरो करना है बट मैं चाहता हूं कि रेट अभी से फिक्स हो जाए। तो जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे वेयर two parties enter into a contract to buy or sell something in future but at a price which is agreed today. In case of forward rate agreement, it is an agreement of borrowing or lending money at a future date but at an interest rate that is agreed today. दोस्तों forward rate agreement most simple type of interest rate derivatives, but आपकी एग्जाम में इसका सबसे ज्यादा वेटेज है अमंग ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो अदर देन फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स जो दूसरे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के टाइप आप देखेंगे दोज आर टिपिकली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। जब आप इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के कैटेगरीज आएंगे कैप्स, फ्लोर्स एंड कॉलर्स, एंड बाद में आप इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और साथ साथ स्वैप्शंस भी सीखेंगे। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का मीनिंग समझा है। एफआरए इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज एन एंटिटी टू बोरो और इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ सर्टेन स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर एट एन इंटरेस्ट रेट दैट इज अग्रीड टुडे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू एफआरए विथ आईडीबीआई बैंक ऑन 1/4/2018। तो अग्रीमेंट हुआ है 1/4/2018 को दैट इट शैल बोरो फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन 1/10/2018। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में होगा ये कि एक्स लिमिटेड को बोरो करना है 1 अक्टूबर 2018 को और रेट फिक्स कर लिया गया है 1 अप्रैल को ही। So, as on 1 October 2018, interest rate चाहे कुछ भी चल रहा हो, X Limited will have a right as well as obligation to borrow at 12.5% contracted rate only. This is the advantage of entering into FRA, जिसके आपके जो इंटरेस्ट कमिटमेंट्स है वो फ्रीज हो जाते हैं। No matter what will be the interest rate prevailing in the market, you will be having a definite interest rate which is already contracted with the bank at an earlier date. This is what we call as forward rate agreement. तो दोस्तों इस सीक्वेंस में अब हमें जिस बात से डील करना है समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज डिटरमाइनिंग एफआरए। एफआरए डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं, एफआरए का कोट कैसे होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। So moving ahead, we go to concept number 35 that is determining forward rates. चलिए फ्रेंड्स, सारा का सारा कैलकुलेशन फंडामेंटल और छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, इनको सीखेंगे बाय एन एग्जाम्पल गिवन इन क्वेश्चन 97. Let us read what is given in question number 97. यहां दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग 6-month borrowing rate is 11.2% per annum. 12-month borrowing rate is 12.2% per annum. What should be 6-month FRA
at 6 month forward, that is 6/12 FRA। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है। आप अभी बोरो करें फॉर 6 मंथ्स, तो जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट इज 11.2% पर एनम, और आप 12 मंथ के लिए बोरो करें तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया हुआ है, 12.2% पर एनम दिया हुआ है। दोनों रेट्स हैं पर एनम, बट इफ यू बोरो फॉर 6 मंथ्स इट इज 11.2%, इफ यू बोरो फॉर 12 मंथ्स इट इज 12.2% पर एनम। इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि एक लेटर स्टेज पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के इंडिकेशंस हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के इंडिकेशंस हैं, तो हम अब क्या करें? हाउ डू वी डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट दैट विल बी अ फॉरवर्ड रेट? तो फ्रेंड्स, अभी से लेकर पूरे 12 मंथ के टाइम होराइजन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दें। फ्रॉम नाउ इफ आई बोरो फॉर 6 मंथ्स इट विल बी 11.2% पर एनम, एंड ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है रेट्स देखकर कि इसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अब 6 मंथ के बाद अगले 6 मंथ तक इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो हमें नहीं मालूम, बट अभी से लेकर पूरे 12 मंथ तक बोरो किया तो वो 12.2% होगा। तो 6/12 FRA का मतलब समझिए, इट इज इंटरेस्ट रेट दैट वुड अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बोरोइंग। दैट मीन्स अभी से लेकर 6 महीने बाद आपका बोरोइंग स्टार्ट होगा, और अभी से लेकर 12 मंथ के बाद वो बोरोइंग खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स बोरोइंग का पीरियड है बिटवीन 6 and 12 मंथ्स। द ड्यूरेशन ऑफ बोरोइंग विल बी 6 मंथ्स, बट वो बोरोइंग आज रेज नहीं की जाएगी, वो बोरोइंग रेज की जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो मैं फिर से समझा दूं फ्रेंड्स, अभी से लेकर अगले 6 महीने तक आपको बोरो करना हो तो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 11.2% पर एनम। अभी से लेकर आपको 12 मंथ्स तक बोरो करना है तो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12.2% पर एनम। तो आपको बोरो करना है अभी नहीं, और 6 महीने बाद। यू हैव टू बोरो आफ्टर 6 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। दैट मीन्स आप अभी रेट फिक्स कर लो। किस बात का रेट? कि 6 महीने बाद आप बोरो करोगे, और आप बोरो करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो वो फॉरवर्ड रेट हम डिराइव कर सकते हैं इफ वी हैव दिस मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल। वही इंपॉर्टेंट बात सीखने की है। दोस्तों यहां पर एक और बात, जब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर बताऊंगा, मैं पहले आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि ये किस तरह कंप्यूट किया जाता है। दोस्तों एक बार आपने लॉजिकली इस बात को समझ लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी वेल। बट बहुत सारे लोग दुनिया में क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला बेस्ड मैकेनिज्म को फॉलो कर करके रेट कैलकुलेट करते हैं। इससे रेट तो आपको मिल जाएगा, बट आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, किस ग्राउंड पर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपको कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करना प्रोहिबिटेड नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू यूज द फॉर्मूला, बट उस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड कैलकुलेशन है आप उसे तो समझ लीजिए। तो चलिए आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूं। दोस्तों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ₹1 लाख पड़े हुए हैं, एंड दिस 1 लाख वी वांट टू डिपॉजिट। अब जो हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 11.2% पर एनम एप्लीकेबल फॉर 6 मंथ्स। तो हम हमारे ये ₹1 लाख इन्वेस्ट कर दें फॉर 6 मंथ्स एट 11.2% पर एनम, तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या आएगी जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए। यह आएगा 1 लाख इंटू 11.2% इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आ जाएगा 5600, और इसे प्रिंसिपल में ऐड करने पर जो मैच्योरिटी वैल्यू आती है दैट विल बी ₹1,05,600। ऑन द अदर साइड हम इसी 1 लाख को इन्वेस्ट करते फॉर अ लॉन्गर पीरियड से 12 मंथ्स के लिए, तो इंटरेस्ट रेट भी बदल जा रहा है, ये हो जाएगा 12.2% पर एनम, एंड
12 मंथ्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, सो इसका मैच्योरिटी वैल्यू ऑब्वियसली आएगा 1,12,200। अब इन दो बातों को समझ लेने के बाद हमें समझ में यह भी आता है कि आप 1 लाख के बेस से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर और यहां पर भी। ये वाला 1 लाख आफ्टर 6 मंथ्स बन रहा है 1,05,600। ये वाला 1 लाख आफ्टर 12 मंथ्स बनता है 1,12,200। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वैल्यू जो 6 महीने के बाद की वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू दैट इज accumulating by end of 6 months। तो लॉजिकली 6 महीने बाद इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए तो वो हो जाना चाहिए 1,12,200। दैट मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, आफ्टर 6 months if you invest 1,05,600 it should become 1,12,200 after 6 months, that is after another 6 months। तो ये रेट कौन सा होना चाहिए? इसी रेट को हम FRA रेट कहते हैं। तो दोस्तों ये रेट फाइंड करना बड़ा आसान है। आप सोचिए 6 महीने बाद का वैल्यू आपको मालूम है, इट इज 1,05,600, और 12 महीने के बाद वाला वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज 1,12,200। तो इस बीच में जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है दैट इज डेफिनेटली एट सम इंटरेस्ट रेट विच इज एप्लीकेबल फॉर दिस पीरियड ऑफ 6 months। अब ये क्वेश्चन मार्क का आंसर हम निकाल लेते हैं। सो दैट इज 1,12,200 माइनस 1,05,600 डिवाइड बाय 1,05,600। सिंपली P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 वाला अप्रोच यूज किया। ये जो भी रेट ऑफ रिटर्न आएगा दैट इज फॉर 6 months। एनुअलाइज करने के लिए हमने 12/6 का फ्रैक्शन अप्लाई किया हुआ है और रिजल्ट को परसेंटेज में लाने के लिए हमने 100 मल्टीप्लाई कर रखा है। यह आता है एग्जैक्टली 12.5% पर एनम। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी लिखवा दूंगा, बट पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। लेट मी गिव यू सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन टू दिस होल कैलकुलेशन। जो मैंने आपको अभी समझाया वही लिखा हुआ है। इफ रुपीज 1 लाख डिपॉजिटेड नाउ एट 11.2% पर एनम फॉर 6 months, द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी रुपीज 1,05,600। और वो 1,05,600 कैसे आया उसका वर्किंग दिखाया हुआ है। इफ रुपीज 1 लाख डिपॉजिटेड नाउ एट 12.2% पर एनम फॉर 12 months, द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी 1,12,200 and that will be again calculated by taking the interest added to the principal amount. It is implied that after 6 months from now, if 1,05,600 is deposited for 6 months, the resulting maturity value must be rupees 1,12,200। तो फिर हम P1 minus P0 divided by P0 ये अप्रोच यूज करके वो 12.5% डिटरमाइन कर लेंगे। So friends, quickly note down this and then I take you ahead. Alright friends, ये आपने लिख लिया होगा। So एग्जाम में आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम के लिए एक शॉर्टकट यूज किया जा सकता है, इसी कैलकुलेशन को मैकेनिकली किया जा सकता है एक फॉर्मूला के थ्रू। चलिए उसे भी समझ लें। तो ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह, FRA rate equals to R2 into T2 minus R1 into T1 divided by 1 plus R1 into T1 multiplied by T2 minus T1। Friends, यहां पर R1, R2, T1 and T2 ये 4 वेरिएबल्स यूज किए गए। R1 है पहला वाला रेट, R2 है दूसरा वाला रेट। तो जो पहला रेट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर 6 months, दूसरा रेट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर 12 months। टाइम 1 एंड टाइम 2 इज T1 एंड T2। सो T1 इज टिपिकली 6 months एंड T2 इज 12 months। हम यहां पर T1 एंड T2 6 एंड 12 नहीं लिखेंगे, हम ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज 0.5 ईयर एंड 1 ईयर। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज और ध्यान से समझें हर एक वैल्यू को। R2 12.2% था तो हमने 0.122 लिखा इंटू T2 1 ईयर था 1 ईयर। R1
11.2% मतलब 0.112 एंड T1 था हाफ ईयर, दैट इज 0.5. डिनोमिनेटर में 1 प्लस R1 इंटू T1, तो 1 प्लस 0.112 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1, दैट इज 1 माइनस 0.5. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपको मिलता है ये वाला टर्म जो है दैट विल बी 0.122, ये वाला टर्म 0.056. ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.056 हो जाएगा 1.056 एंड देन इनटू 1 माइनस 0.5 इज 0.5. तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करें, सो व्हाट यू गेट इज 0.066 डिवाइडेड बाय 0.528 एंड दैट विल बी 0.125 और 12.5% पर एनम. तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला के थ्रू भी FRA रेट इस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है. सो टेक नोट ऑफ दिस एंड देन वी मूव अहेड. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड. कमिंग अप नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 36, आर्बिट्रेज थ्रू FRA. दोस्तों, FRA कंप्यूट करना आपने सीख लिया है. अब FRA के थ्रू जो आर्बिट्रेज होता है, अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. दोस्तों, आप जो FRA कंप्यूट करना सीखे हैं अभी जो FRA आप कंप्यूट करते हैं, लॉजिकली ये FRA होना चाहिए. अब बैंक ने एक्चुअल में वो FRA कोट किया है या नहीं किया है, ये आपको अब चेक करना है. अब तक आपने जितने आर्बिट्रेजेस सीखे, हर बार आपने क्या किया है, एक फेयर कैलकुलेशन किया है, कोई फेयर रेट फाइंड किया है और फिर उसे कंपेयर किया है किसी एक्चुअल कोटेड रेट से. वैसे ही जो FRA रेट हम डिटरमाइन करते हैं, यह है फेयर FRA रेट, और जो FRA रेट बैंक ने कोट किया है, यह है एक्चुअल FRA रेट. एक्चुअल FRA रेट, इफ इट डिफर्स फ्रॉम फेयर FRA रेट, ऑब्वियसली देयर विल बी एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. तो हम क्या करेंगे, किसी एक क्वेश्चन में पहले हम देख लेंगे कि भाई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, फिर आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी उस सिनेरियो में कैसे बनाई जाएगी, मैं आपको वहीं पर वो बात समझाऊंगा. तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे मैटर को समझें, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ेंगे एंड इसे मार्क भी कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. The following market data is available. Spot USD JPY दिया हुआ है 116. डिपॉजिट रेट पर एनम दिए हुए हैं USD में एंड JPY दोनों में, 3 मंथ एंड 6 मंथ. FRA रेट, दैट इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का जो रेट है फॉर येन इज गिवन एज निल. इसका मतलब यह हुआ कि जापानीज येन में आपको फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट नहीं मिल रहा है. उसके बाद पूछा गया है व्हाट शुड बी 3 मंथ FRA रेट एट 3 मंथ फॉरवर्ड. ऑब्वियसली येन के बेसिस पर यह क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किया गया है, यह US डॉलर के बेस पर क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है. तो 3 मंथ FRA रेट एट 3 मंथ फॉरवर्ड, ये तो आपने सीखा हुआ है. और आगे बोला गया है द 6 and 12 month LIBORs are 5% and 6.5% respectively. A bank is quoting 6/12 USD FRA at 6.5 to 6.75%. Is any arbitrage opportunity available? Calculate profit in such case. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जितने भी इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, ऑब्वियसली दीज आर पर एनम रेट्स. If these are per annum rates, you should be first of all determining FRA rate for 3 month forward, and second part of the question will require you to calculate 6/12 FRA rate. तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपको आता है बहुत अच्छी तरह से, आप वो अप्लाई करके पहले सॉल्व कर लीजिए. मैं फिर से आपको क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़कर सुनाऊंगा और इसका अप्रोच बिल्ड करेंगे हम. तो चलिए पहले क्वेश्चन का जो सिंपल पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसे सॉल्व कर ले. डिटरमाइनिंग 3 मंथ FRA फॉर 3 मंथ फॉरवर्ड. तो हम यहां ये कह रहे हैं इफ $1 lakh डिपॉजिटेड नाउ एट 4.5% पर एनम फॉर 3 months,
द रिजल्टिंग मेच्योरिटी वैल्यू विल बी $1,01,125। ये कैसे आया, यहां नीचे वर्किंग दिया हुआ है, एंड दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। If $1 lakh deposited now at 5% per annum for 6 months, the resulting maturity value will be $1,02,500। इसकी भी वर्किंग यहां पर दी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन का बेस आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। आपको ये कैलकुलेशन इस तरह से ना करके फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच फॉलो करना है। तो हमने पास्ट 3 क्वेश्चन से वो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी सीखा हुआ है, आप वैसा भी कर सकते हैं। एनीवे, राइट डाउन दिस बिफोर वी गो अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। लेट अस मूव अहेड। It is implied that after 3 months from now, if $1,01,125 is deposited for 3 months, the resulting maturity value must be $1,02,500. The interest rate that should prevail after 3 months for a period of 3 months, that is 3/6 FRA, will be $1,02,500 minus $1,01,125 divided by $1,01,125 into 100 into 12/3, and that will be 5.44% per annum. तो फ्रेंड्स, आप इसे भी नोट कर लीजिए, यहां मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं, यू हैव लर्नड इट ऑलरेडी। ऑलराइट दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा। अब जैसा मैंने कहा था, हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट एक बार फिर से पढ़कर समझें कि क्या एग्जैक्टली पूछा गया है। तो चलिए मैं स्क्रीन पर आपको फिर से क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डिस्प्ले कर दूं। यह आपके सामने फिर से आ गया क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने। सेकेंड पार्ट पर ध्यान देंगे। यहां बोला गया है द 6 and 12 months LIBOR आर 5% and 6.5% रेस्पेक्टिवली। अब आपको 6 month and 12 month के LIBOR रेट्स दिए हुए हैं। ये रेट पर एनम रेट है, applicable for 6 month and 12 month. Obviously, through these two interest rates, we can determine the FRA rate. A bank is quoting 6/12 FRA. अब ये बैंक का कोट किया हुआ FRA, obviously 2 अलग अलग रेट दिए हुए हैं। That means आप डिपॉजिट करने जाएं तो 6.5% एंड आप बोरो करने जाएं तो 6.75%। और पूछा गया है इज एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, कैलकुलेट प्रॉफिट इन सच केस। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ FRA रेट है, दिस इज द एक्चुअल रेट कोटेड बाय बैंक। लाइबॉर रेट्स फॉर 6 month एंड 12 month जो दिए हुए हैं, इन रेट्स के थ्रू जो हम FRA डिटरमाइन करेंगे, दैट विल बी फेयर FRA रेट। आइडेंटिफाइंग वेदर एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट, क्या कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, तो हम यहां पर क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। वी विल सिंपली कंसिडर द FRA रेट कोटेड बाय बैंक, इट इज इन अ रेंज। आपको डिपॉजिट एंड बोरोइंग के रेट्स दिए हुए हैं। नाउ ये जो FRA रेट बैंक ने कोट किया हुआ है, आपके पास इस रेट से कंपेयर करने वाला जो रेट फाइंड किया जाएगा, दैट इज द फेयर FRA रेट, जो आपने लाइबॉर के थ्रू फाइंड किया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वो FRA रेट फाइंड कर ले और फिर उसे एक्चुअल रेट से कंपेयर करेंगे। इफ द रेट वी कंप्यूट एज अ फेयर FRA रेट, if it falls within the range of the FRA rate quoted by bank, बैंक का जो कोट किया हुआ FRA रेट है एक्चुअल में, वो एक रेंज के फॉर्म में दिया हुआ है। हमारा कंप्यूट किया हुआ FRA इस रेंज के अंदर आता है, देन देयर इज नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। हमारा कंप्यूट किया हुआ FRA रेट इस रेंज के बाहर चला जाए, whether to the lower side or to the higher side, we will have an arbitrage opportunity. सो सिर्फ एक सिनेरियो, जब हमारा कंप्यूट किया हुआ FRA 6.5 और 6.75% के बीच में आता हो, वी विल नॉट हैव एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, बट अदरवाइज इफ दैट रेट गोज बियॉन्ड द रेंज, वी विल डेफिनेटली हैव आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, हम पहले एक काम करते हैं, हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं वो डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी यहां पर कैसे फॉर्मुलेट की जाएगी। तो चलिए हम
सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एफआरए रेट डिटरमाइन करेंगे, 6 मंथ एफआरए रेट फॉर 6 मंथ फॉरवर्ड, और जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं दैट विल बी फेयर एफआरए रेट, ये हमने लिख दिया हुआ है, और ये हम डिटरमाइन करेंगे थ्रू लाइबॉर्स। तो जैसा हमने 3/6 एफआरए कंप्यूट किया था क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, उसी स्टाइल में हम 6/12 एफआरए कंप्यूट करने जा रहे हैं यूजिंग द लाइबॉर रेट्स गिवन। सो इफ $1 lakh deposited now at 5% per annum for 6 months, the resulting maturity value will be $1,02,500. If $1 lakh deposited now at the rate of 6.5% per annum for 12 months, the resulting maturity value will be $1,06,500. That will be simply 1 lakh plus 6.5% interest. तो फ्रेंड्स ये सब आपको आता है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से ये नोट कर लीजिए एंड देन वी प्रोसीड अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। It is implied that after 6 months from now, if $1,02,500 is deposited for 6 months, यानी 6 महीने बाद आप 1,02,500 डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर 6 months, the resulting maturity value must be 1,06,500. The interest rate that should prevail after 6 months will be same वही बात, P1 minus P0 divided by P0 into 100 into 12/6 अप्लाई करते हुए आप जो रेट फाइंड कर रहे हैं, दिस रेट विल बी फेयर एफआरए रेट, ये आता है 7.8% पर एनम। आप इसे भी नोट कर लीजिए एंड देन आई एक्सप्लेन यू द मैटर अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। अब ये रेट मिल जाने के बाद का काम बड़ा आसान है। आप लिखेंगे आगे, as the FRA rate goes out of the range of actual FRA quoted by bank, an arbitrage opportunity definitely exists. ये मैंने आपको समझाया हुआ है। अब एक सिंपल बात ये कि जो FRA रेट हमने कंप्यूट किया वो 7.8% आया, बैंक का कोट किया हुआ रेंज इससे कम है। सो ऑब्वियसली हम लो रेट पर क्या करेंगे, बोरो करेंगे और हायर रेट पर इन्वेस्ट करेंगे। So the arbitrage strategy will be to borrow at bank FRA that is 6.75%. दोस्तों ध्यान देंगे, हमने यहां पर 6.5% नहीं, जो बोरोइंग वाला रेट होगा 6.75% उसे अप्लाई कर रखा है, एंड इन्वेस्ट द सेम एट फेयर FRA that is 7.8%, ये जो हमने डिटरमाइन किया, जो हमने डिराइव किया थ्रू लाइबॉर रेट्स। फ्रेंड्स, अब ये पूरा आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी वर्केबल कैसे किया जाएगा मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले आप इतनी बातें लिख लीजिए। तो दोस्तों, इस आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी को वर्केबल कैसे बनाया जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़े ध्यान से मेरी इस बात को समझिए। हमारे पास अब दो रेट्स हैं, फेयर FRA जो आया 7.8% और एक्चुअल FRA जिसका रेंज दिया हुआ था 6.5 to 6.75, यानी 6.5% इज एप्लीकेबल फॉर डिपॉजिट एंड 6.75 इज एप्लीकेबल फॉर बोरोइंग। ये जो बैंक का कोट किया हुआ एक्चुअल FRA है। बिकॉज हमारा कंप्यूट किया हुआ FRA इस रेंज से ज्यादा आया, तो हम क्या करेंगे, हमारे फेयर FRA में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे फेयर FRA रेट के हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो बैंक वाला कोटेड रेट है हम उस रेट से बोरो कर लेंगे। जब बैंक वाले कोटेड रेट से आप बोरो करने की बात कर रहे हैं तो इसमें 6.5% वाला जो डिपॉजिट रेट है उसे इग्नोर कीजिए, वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन 6.75%। तो फाइन, हमारी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी बन गई borrow at 6.75% and invest at 7.8%। बट दोस्तों, ये जो 7.8% है ये कोई कोटेड FRA कहीं नहीं जिस पर जाकर आप इन्वेस्ट करें, ये तो लाइबॉर रेट्स के थ्रू आपने डिराइव किया है। इसका मतलब ये हुआ, ये रेट आपको चाहिए तो आपके पास हाथ में वो जो मैच्योरिटी वैल्यू हमने कंप्यूट किया था $1,06,500 वो आना चाहिए।
वो 1,06,500 का मेच्योरिटी वैल्यू तो तभी आएगा जब आज आप $1,00,000 डिपॉजिट करें फॉर 1 फुल ईयर, और आज डिपॉजिट करने के लिए हमें बोरो करना पड़ेगा कहीं से। तो हम क्या करेंगे, आज 6 मंथ वाला जो लाइबोर रेट है जो 5% दिया हुआ है, हम उस रेट पर बोरो कर लेते हैं, और जो 12 मंथ वाला लाइबोर रेट है हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी हम आज $1,00,000 बोरो करेंगे और उसी $1,00,000 को इन्वेस्ट भी कर देंगे। बोरो करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो बोरो किया हुआ अमाउंट है इसका मेच्योरिटी वैल्यू आएगा $1,02,500 आफ्टर 6 मंथ, और जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है $1,00,000 उसका मेच्योरिटी वैल्यू 1 साल बाद आएगा $1,06,500। तो हमारी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कैसे दिया जाए, हम जो आज $1,00,000 बोरो कर रहे हैं लाइबोर रेट से फॉर 6 मंथ, उस प्रोसीड को हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं एट लाइबोर रेट फॉर 12 मंथ्स। जैसे ही टाइम स्पेंड होगा 6 महीने बाद आपका बोरो किया हुआ जो लाइबोर लोन है उसका ड्यू डेट आ जाएगा और आपको $1,02,500 पे करना होगा। ये $1,02,500 पे करने के लिए आपके पास कैश नहीं रहेगा। बट आप चिंता ना करें, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, यहां पर 6/12 FRA रेट से आप बैंक के पास से बोरो करेंगे। यानी आज आप बैंक के साथ अग्रीमेंट कर ले रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ यू विल बोरो फ्रॉम बैंक एट FRA रेट ऑफ 6.75%। अब ये जो अमाउंट होगा बोरोइंग का, अब उसे $1,00,000 नहीं रखेंगे, उसे रखेंगे $1,02,500, ताकि वहां से मिला हुआ जो बोरोइंग का प्रोसीड्स है वो हम ले जाकर हमारे लाइबोर लोन जो 6 मंथ के बाद ड्यू होने वाला है विथ इंटरेस्ट उसे पे ऑफ कर देंगे। दोस्तों 6 महीने बाद की पोजीशन को आप समझिए, आपने 6 मंथ वाला लाइबोर लोन रीपे कर दिया, अब आपके पास बैंक का FRA लोन बचा हुआ है और आपके पास लाइबोर वाला 1 ईयर का डिपॉजिट बचा हुआ है। इन दोनों का मेच्योरिटी वैल्यू एंड ऑफ द ईयर आएगा, तो हमारे लाइबोर डिपॉजिट की जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी उसको यूटिलाइज करके हम बैंक का FRA लोन पे ऑफ करके खत्म कर देंगे। दिस विल बी योर एंटायर आर्बिट्रेज प्रोसेस, जो मैंने अभी समराइज्ड फॉर्म में आपको समझाया। मैं अभी स्क्रीन पर आपको सारा डिटेल्ड प्रोसेस समझा दूं और लिखवा भी दूं, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस की। पहला स्टेप, बोरो $1,00,000 एट 5% पर एनम फॉर 6 मंथ, resulting obligation after 6 month will be $1,02,500। ये कैलकुलेशंस कैसे हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। स्टेप 2, इन्वेस्ट $1,00,000 at 6.5% per annum for 12 months, resulting maturity value after 12 months will be $1,06,500। And step 3, enter into 6/12 FRA contract with bank to borrow at 6.75% per annum for 6 months. After 6 months from now, sum of $1,02,500। Friends, ये 3 स्टेप्स जो अभी हमने परफॉर्म किए, दीज आर परफॉर्म्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये 3 स्टेप्स आप लिखिए, फिर आगे क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। ये तीनों स्टेप्स आपने प्लान करके परफॉर्म कर दिए हैं एट द बिगिनिंग। 6 महीने बाद क्या किया जाएगा, जो आपका बैंक के साथ FRA कॉन्ट्रैक्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आप $1,02,500 बोरो कर लेंगे और उस प्रोसीड का यूटिलाइजेशन करेंगे लाइबोर लोन के रीपेमेंट के लिए, वो वाला लाइबोर लोन जो 6 मंथ के बाद मैच्योर होता है। सो आगे का प्रोसेस कुछ ऐसे आएगा। आफ्टर 6 मंथ्स execute the bank FRA by accepting FRA loan of $1,02,500 and utilize the proceeds of FRA loan to repay 6 month LIBOR loan। ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे एट एंड ऑफ 6 मंथ्स।
और इसके आगे का प्रोसेस भी मैंने आपको समझा रखा है। वो आगे का प्रोसेस हम लिखें उससे पहले आप इतनी बातें नोट कर लीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। आफ्टर 6 मंथ्स, ये जो मैंने सेकेंड टाइम आफ्टर 6 मंथ्स लिखा, ये एंड ऑफ द ईयर हो गया क्योंकि हमने 2 बार आफ्टर 6 मंथ्स लिखा हुआ है। सो दिस इज एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली। Step 6, obtain the maturity value of LIBOR deposit, that is 1,06,500 and repay bank FRA loan with interest। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 1,02,500 इंटू 6.75% इंटू 6/12। ये ऐड कर दें प्रिंसिपल में तो ये आता है $1,05,959 और हमारे पास जो इनफ्लो आया मेच्योरिटी वैल्यू का दैट वाज $1,06,500। So arbitrage gain will be inflow minus outflow, that will be $541. So please take note of this whole thing and that will be end of the solution. Alright friends, let us move ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं and let us discuss concept number 37, speculation through FRA. दोस्तों, FRA रेट, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का रेट कैसे फाइंड किया जाता है ये आपने सीख लिया। FRA कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेज कैसे किया जाता है ये भी आपने सीख लिया। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो 2 चीजें एक साथ, स्पेक्यूलेशन और हेजिंग थ्रू FRA। तो दोनों ही केस में बात कॉमन रहेगी। FRA कॉन्ट्रैक्ट if we are entering as a derivative instrument, FRA कॉन्ट्रैक्ट से जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है उसका जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो सेटल कर दिया जाता है। वन पार्टी विल पे टू द अदर पार्टी। जिस पार्टी ने लॉस किया है वो पार्टी काउंटर पार्टी को जिसने गेन किया हुआ है उसे पे कर देगी। सो ये कंप्यूटेशन कैसे होता है मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाऊंगा। बट फ्रेंड्स, आप इतना समझिए कि व्हेन इट इज स्पेक्यूलेशन और हेजिंग थ्रू FRA, यहां पर एक्चुअल बोरोइंग होना जरूरी नहीं है, यानी एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिट होना जरूरी नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल से भी डील किया जा सकता है। सो देयर में बी 2 पॉसिबल सिनेरियोज। सपोज आपने ऑलरेडी बोरो कर रखा है या बोरो करने का प्लान बनाया हुआ है एंड यू एंटर इनटू एन FRA कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर यू मे फैक्चुअली hedge your interest rate risk through FRA contract. And if you have simply taken an FRA contract as a derivative instrument, it will be not a hedging instrument, it will be a speculative contract. But either case आप कैलकुलेशंस एक तरह ही करेंगे, एक जैसे ही करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उसे आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, यहां जो कुछ भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूं मैं आपको टाइम दूंगा, आप साथ साथ लिखते जाना। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। You expect that interest rate will rise up in 3 months and want to take advantage of this rising interest rate. For this purpose, you should buy FRA contract that will be effective after 3 months from now. Buying FRA would imply that you agree to borrow at the FRA rate. दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा। आप लिखना कंटिन्यू रखिए। आप पहले लिखने का काम कर लीजिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन द होल मैटर। आगे लिखेंगे, assume that you wish to borrow rupees 1 lakh after 3 months for a period of 6 months. FRA contract will allow you to borrow at contracted FRA rate irrespective of interest rate prevailing after 3 months. 6 month FRA rate at 3 month forward, जिसको हम indirectly 3/9 FRA कह सकते हैं, it is quoted by bank at 12% per annum. Assume that after 3 months the interest rate prevailing in the market is 13.2% per annum. Determine the amount of gain made by
बाइंग दिस FRA। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ लिख लेने के बाद चलिए पूरी बात को अब समझ लें। यहां पर जो दिख रहा है कि भाई आप एक पार्टी हैं, आपको लगता है कि देयर इज चांस दैट इंटरेस्ट रेट विल राइज इन फ्यूचर एंड सिंपली आपको इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाना है। यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस राइजिंग इंटरेस्ट रेट। दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। FRA कॉन्ट्रैक्ट आपको यह अपॉर्चुनिटी देता है कि आप स्पेक्यूलेटिव FRA करते हुए आप एक गेन कर लें। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड बाय एन FRA। तो दोस्तों क्या होता है, जब प्राइस बढ़ने वाला हो किसी स्टॉक का, ऐसा एक्सपेक्टेशन हो आपका, तो आप शेयर्स क्या करते हैं, यू ट्राई टू बाय द शेयर, बाय एंड होल्ड द शेयर इफ यू आर having bullish sentiment about the share in the stock market. Exactly same way in interest rate, if you are expecting interest rate to rise up, you will always tend to buy an FRA. तो अब buying an FRA का मतलब क्या हुआ? Buying an FRA means entering into an FRA contract to borrow. ध्यान देना, Buying an FRA means entering into FRA forward rate agreement to borrow. वैसे ही inversely selling an FRA would mean entering into FRA, entering into a forward rate agreement to invest. That means जब आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है और अभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं एट अ लोअर रेट, यू विल बी बोरोइंग एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट और आगे चलकर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी एट एन एडवांटेजियस पोजिशन। तो दोस्तों यहां पर सिनेरियो जो आपके सामने यहां ये एग्जाम्पल दिख रहा है, इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। एट प्रेजेंट बैंक ने FRA रेट कोट किया हुआ है 12% पर एनम। आपको लगता है कि 3 महीने बाद मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 13.2% हो जाएगा, तो हम बैंक के साथ अग्रीमेंट करके हम 12% पर बोरो कर लेना चाहते हैं। बाद में आफ्टर 3 मंथ्स ये इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया, सो वी विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, वी विल बी एबल टू बोरो एट 12% पर एनम। बट बॉस, हमें यहां पर बोरो करना ही नहीं है, हमें यहां पर स्पेक्यूलेटिव गेन अर्न करना है। ये कैसे किया जाएगा, अब बात को समझना शुरू कीजिए। सो वी विल ऑलवेज हैव अ नोशनल अमाउंट, जो हमारे इस एग्जाम्पल में ₹1 लाख दिया हुआ है। FRA कॉन्ट्रैक्ट है 3/9 FRA, मतलब अभी से 3 महीने बाद वो इफेक्टिव होगा और अभी से 9 महीने बाद वो क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स जो ड्यूरेशन के लिए FRA एक्टिव रहेगा दैट विल बी 6 मंथ्स, यानी जो बोरोइंग का टेन्योर है वो है 6 मंथ्स। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल लॉजिक लगाइए। मुझे अभी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे चलकर बढ़ने वाले हैं, मैं एक बैंक के पास अप्रोच कर रहा हूं, बैंक से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मैं आपसे बोरो करना चाहता हूं, नॉट नाउ, आफ्टर 3 मंथ्स। क्या इंटरेस्ट रेट आप ऑफर करेंगे? बैंक ने ऑफर किया 12% एज FRA रेट। ये रेट एप्लीकेबल है फॉर अ बोरोइंग ऑफ 6 मंथ्स, बट वो बोरोइंग मैं रेज करूंगा, वो बोरोइंग मैं लूंगा ओनली आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 मंथ्स आई एम रेडी टू टेक द बोरोइंग्स, फ्रॉम देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये फैक्ट है। मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे चलकर बढ़ने वाला है और मुझे लग रहा है ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 13.2%, एंड देयरफॉर मैंने बैंक के साथ डील डन कर दी। मैंने बैंक के साथ एक FRA कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वेयर आई एम एलिजिबल टू बोरो आफ्टर 3 मंथ्स एट 12% पर एनम, नो मैटर व्हाट इंटरेस्ट रेट प्रिवेल्स इन द मार्केट एट दैट टाइम। अब आप 3 महीने बाद हिसाब लगाइए, 1 लाख रुपीस बोरो करना है मुझे, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो है दैट इज 12% पर एनम। तो 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, बिकॉज आई एम बोरोइंग ओनली फॉर 6 मंथ्स, दिस 1 लाख इंटू
12% into 6/12 will give you exactly 6,000 rupees of interest. इंटरेस्ट जो मुझे लगेगा that will be rupees 6,000. मुझे कितना इंटरेस्ट लग सकता था if I would have borrowed at the prevailing rate. प्रीवेलिंग रेट पर मैंने बोरो किया होता तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लगता, क्योंकि प्रीवेलिंग रेट 3 महीने बाद हो जाएगा 13.2%. तब का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 1 लाख इंटू 13.2% इंटू 6/12. तब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ये 6,600 हो जाएगा. दोस्तों, मैंने बैंक के साथ जो पहले से एफआरए कर लिया, अकॉर्डिंग टू दैट 6,000 is my interest cost. Otherwise my interest cost would have been 6,600. तो जहां इंटरेस्ट कॉस्ट 6,600 हो सकता था, बिकॉज ऑफ दिस FRA अरेंजमेंट दिस इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी ओनली 6,000. सो फैक्चुअली मैंने 600 रुपीज बचा लिए. अब मैच्योरिटी डेट पर वो 600 का बेनिफिट मुझे मिल रहा है. अब पूरे मैटर को जरा दूसरे ढंग से समझें. मैं बैंक के पास अप्रोच करता हूं और मैं बैंक से कहता हूं कि भाई मुझे एक्चुअल में आपसे बोरो नहीं करना, लेट अस हैव अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. मैं आपके साथ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करता हूं OTC टाइप, ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर मतलब जहां पर डेरिवेटिव मार्केट इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है. ओवर द काउंटर मैं आपके साथ एक अग्रीमेंट करना चाहता हूं. आई एम रेडी टू बोरो, नॉट एक्चुअली, notionally at 12% per annum, irrespective of whatever rate prevails after 3 months. And I want to borrow after 3 months for a period of 6 months from then. तो 3/9 FRA. 3/9 FRA का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. वो अग्रीमेंट जो आज इनिशिएट होगा, बोरोइंग रेज किया जाएगा नोशनली आफ्टर 3 मंथ्स, और अभी से लेकर 9 मंथ के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा. सो बोरोइंग का जो पीरियड रहेगा दैट विल बिगिन आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ एंड विल एंड आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ. सो इट विल बी फॉर अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स. अब बैंक के साथ मेरा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि बॉस मुझे एक्चुअल में आपसे बोरो नहीं करना. जो भी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होगा आई विल ईदर पे यू और विल रिसीव फ्रॉम यू डिपेंडिंग अपॉन वेदर आई हैव मेड अ गेन और आई हैव इनकर्ड अ लॉस. बैंक ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. बैंक ने जैसे ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाउ बैंक इज कमिटेड टू प्रोवाइड दैट नोशनल लोन टू मी एट 12% पर एनम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल रेट प्रिवेलिंग. मैं बैंक के पास 3 महीने बाद जाता हूं एंड सपोज उस समय मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 13.2%. मैं बैंक से कहूंगा कि भाई फ्रॉम नाउ आफ्टर 6 मंथ्स 600 रुपए का डिफरेंशियल, ₹600 का डिफरेंशियल मुझे मिलना चाहिए. मैं क्यों 6 मंथ के लिए वेट करूं? उस 600 का प्रेजेंट वैल्यू आप मुझे अभी के अभी हैंड ओवर कर दो. ऐसा किया जाता है स्पेक्यूलेटिव FRA कॉन्ट्रैक्ट्स में. यानी जैसे ही वो बोरोइंग पीरियड इनिशिएट होने वाला है उसी समय मिलने वाले सरप्लस का प्रेजेंट वैल्यू पे कर दिया जाता है. कौन पे करेगा? जिसने लॉस किया है. किसे पे किया जाएगा? जिसे गेन हुआ है. तो फ्रेंड्स, इसी एग्जाम्पल को हम अभी आगे एक्सटेंड करते हुए इसका आंसर ड्राफ्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे. पहले एक लॉजिकल कैलकुलेशन समझ लेंगे और फिर फॉर्मूला के थ्रू भी उस कैलकुलेशन को अप्लाई करेंगे. क्योंकि एग्जाम में आप इतना सारा लॉजिकल कंटेंट लिखने नहीं बैठेंगे. आप एग्जाम में सीधे सीधे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे. बट वो फॉर्मूला का जो बैकग्राउंड लॉजिक है वो पहले समझ लीजिए. सो आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, हम इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लाते हैं. सो एवरीथिंग बिगिंस आफ्टर 3 मंथ्स. I would want to borrow ₹1 lakh at 12% per annum for 6 months. तो जो टोटल अमाउंट आएगा ऑन मेच्योरिटी it will be 1,06,000 rupees. After 3 months, if I have to borrow 1 lakh at the prevailing rate which is 13.2% per annum for 6 months, मेच्योरिटी पर इसका वैल्यू आ जाता है ₹1,06,600. Resulting gain on termination after 6 months will be ₹600. इतनी सी बात को पहले समझ लेते हैं.
मैंने बैंक से जो FRA कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरे लिए जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी 12% पर एनम, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एक्चुअल रेट प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो 1 लाख पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें एट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स, मेच्योरिटी वैल्यू आएगा 1,06,000। दैट मीन्स आई एम एलिजिबल टू बोरो 1 लाख वेयर आई हैव टू पे बैक 1,06,000। ये FRA अग्रीमेंट नहीं होता तो मैं 1 लाख बोरो करता, मुझे पे करना पड़ता 1,06,600। तो इस FRA अग्रीमेंट के थ्रू मैंने ₹600 बचा लिए। अब इस 600 का इनफ्लो मुझे कब मिलेगा? टर्मिनेशन पर, दैट इज आफ्टर 6 मंथ्स। मैं बैंक से कहता हूं कि ये अमाउंट आप मुझे अभी दे दो, अभी दिया जाएगा तो 600 नहीं, इसका प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गेन विल बी सिंपली 600 डिवाइड बाय द पीवी फैक्टर। अब ये पीवी फैक्टर जो हमने निकाला है ये कॉन्ट्रैक्टेड रेट से नहीं, प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट से। प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट है 13.2%, तो 13.2% इज फॉर 1 ईयर, फॉर 6 मंथ इट विल बी 6.6%, हाफ ऑफ 13.2। सो 6.6% कंसिडर्ड, योर पीवी फैक्टर विल बी 1.066। ये पीवी आ जाता है 562.85। Under speculative FRA contract that will be effective after 3 months from now, you will simply receive ₹562.85 from the counterparty. तो दोस्तों आप इसे लिख लीजिए and then I will show you the same calculation through formula. चलिए दोस्तों अब इसी कैलकुलेशन को हम फॉर्मूला के थ्रू समझ लें। तो एग्जाम में आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सीधे सीधे जो बताया जा रहा है फॉर्मूला आप उसे अप्लाई करेंगे। सेटलमेंट अमाउंट विल बी N इंटू RR माइनस FR इंटू T डिवाइडेड बाय 1 प्लस RR इंटू T। यहां पर N जो है वो नोशनल प्रिंसिपल जो हमारे एग्जाम्पल में था ₹1 लाख। RR इज द रेफरेंस रेट, यानी कि जब हमारा FRA कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो रहा है उस समय इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, जो हमारे एग्जाम्पल में था 13.2%। FRA रेट इज द कॉन्ट्रैक्टेड रेट विद द बैंक एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम इन ईयर्स। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें हमारे फॉर्मूला में। यहां पर N की जगह पर आएगा 1 लाख, रेफरेंस रेट है 13.2% मतलब 0.132 आएगा। FR जो है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है ये है 12% यानी 0.12। टाइम इन ईयर्स विल बी 0.5 ईयर और 6/12। 1 प्लस RR, अगेन RR इज रेफरेंस रेट इनटू टाइम, इट विल बी 13.2% इंटू 6/12। सो ये कैलकुलेशन आता है 1 लाख इंटू 0.132 माइनस 0.12 इंटू 6/12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.132 इंटू 6/12। जब ये कैलकुलेशंस आप करेंगे फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में आपको मिलता है एग्जैक्टली 600 और डिनोमिनेटर में आएगा 1.066। ये कैलकुलेशन हमने लॉजिकली डिराइव कर लिया था पहले ही, और ये आता है ऑब्वियसली 562.85। तो एग्जाम में फ्रेंड्स 5 मार्क 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, यू जस्ट हैव टू डू दिस मच, नथिंग एल्स। बट कॉन्सेप्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज दिस 562.85। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड एंड टेक अप अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101। यहां दिया हुआ है, मेसर्स पार्कर एंड कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू बोरो एन अमाउंट ऑफ ₹60 crores for a period of 3 months in the coming 6 months time from now। यानी बोरो करना है 6 महीने बाद, बट बोरो करना है सिर्फ 3 महीने के लिए। द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% per annum, but it may go up in 6 months time। The company wants to hedge itself against the likely increase in interest rate। The company's bankers quoted an FRA, that is forward rate agreement, at 9.3% per annum. What will be the effect of FRA and actual rate of interest cost to the company if the actual rate of interest after 6 months happen to be
दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, 9.6% पर एनम एंड 8.8% पर एनम। हमें वो सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है सीधे सीधे फॉर्मूला लगाकर। सो लेट अस डू दैट। दोस्तों सॉल्यूशन में सबसे पहले आप सेटलमेंट अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे, आप सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे और क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारे वेरिएबल्स पर करेक्ट अमाउंट एंड रेट्स का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। यहां पर जो नोशनल अमाउंट है दैट इज 60 करोड़, तो ये नोशनल अमाउंट है 60 करोड़। जो रेफरेंस रेट है 9.6% और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्टेड जो है दैट इज 9.3%। तो 9.6% इज एक्सप्रेस्ड एज 0.096 एंड 9.3% इज 0.093। इन दोनों का डिफरेंस RR माइनस FR मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन ईयर्स दैट इज 3/12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेफरेंस रेट। ये रेफरेंस रेट जो था वही रेफरेंस रेट 0.096 इंटू 3/12। जब ये कैलकुलेशन किया जाएगा तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है न्यूमरेटर में 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1.024 एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज 4,39,453। तो दोस्तों ये जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, जहां पर रेफरेंस रेट यानी प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा 9.6% पर एनम। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में सिर्फ आपको ये वाला पार्ट चेंज करना है, यू हैव टू अप्लाई द डिफरेंट रेट और आपके पास जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो लॉस हो जाएगा क्योंकि वो रेट 9.3% से कम था। सो ठीक है, वो भी इसी तरह कंप्यूट किया जाएगा। बिफोर वी गो अहेड एंड डू दैट, फर्स्ट टेक नोट ऑफ दिस मच। ऑलराइट फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में आपको वही कैलकुलेशन अप्लाई करना है, सिर्फ इस बार रेफरेंस रेट बदल गया है। रेफरेंस रेट हो गया है 8.8% पर एनम। ऑब्वियसली दिस रेट बीइंग लोअर देन 9.3% जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, वी कुड हैव बेटर बोरोड एट द प्रीवेलिंग रेट। FRA के कारण हमें लॉस हो जाएगा। लॉस का जो अमाउंट आता है इस बार दैट विल बी 7,50,000 डिवाइड बाय 1.022 एंड व्हाट यू गेट इज 7,33,855। तो इसे भी नोट कर लीजिए and then we put an end to the session.